हे एवरीवन, दिस इज़ गीतांजलि। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट। आज हम डील करेंगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 जो कि डील करता है बार ऑफ लिमिटेशन से। देखिए, अब सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं सेक्शन 3 से रिलेटेड जो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म है कि जो सेक्शन 3 है ये प्रोहिबिटरी और डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। ये एक तरह से डिक्लेरेशन कर रही है कि अगर सूट, अपील या एप्लीकेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद फाइल की जाती हैं तो वो डिसमिस होंगी। उसके बाद सेकेंड बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा बार ऑफ लिमिटेशन प्रूफ करने का वो डिफेंडेंट के ऊपर होगा। मतलब प्लेंटिफ ने तो सूट फाइल कर दिया, अब डिफेंडेंट को कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि ये सूट जो फाइल किया प्लेंटिफ ने ये बार्ड बाय लिमिटेशन है। मतलब जो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ हुआ वो डिफेंडेंट के ऊपर होगा। उसके बाद तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी ये सूट, अपील या एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आती है और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है कि जो उनके सामने सूट, अपील या एप्लीकेशन आई हैं उन पर बार ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है, मतलब कि वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद फाइल की गई है, ये कोर्ट को ही दिख रहा है, तो कोर्ट स्यू मोटो मतलब अपने आप से भी उस सूट, अपील या एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकती है। मतलब पहले बर्डन ऑफ प्रूफ तो डिफेंडेंट के ऊपर होगा कि वो इस चीज़ को प्रूव करे कोर्ट में कि प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया है ये बार्ड बाय लिमिटेशन है। पर साथ ही जैसे ही ये सूट, अपील या एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल हुई और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है कि इस पे तो बार ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है, तो कोर्ट सियो मोटो भी इस सूट, अपील और एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 3 का क्लोज 1। देखिए, यहाँ सेक्शन 3 के क्लोज 1 में ये बात करते हैं कि अगर कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल की गई प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद और उस पर सेक्शन 4 से लेकर 24 तक कोई भी एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन अगर अप्लाई नहीं होती तो फिर ये सूट, अपील या एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस होगी। अब यहाँ ये समझने के बाद बात आती है सेक्शन 4 से 24 में बात क्या की गई है। सेक्शन 4 से 11 में बात की गई है कुछ एक्सेप्शंस की, वहीं सेक्शन 12 से 24 में बात की गई है कुछ एक्सक्लूजन की। जब भी कोई पार्टी कोर्ट में सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करेगी तो उसे उस सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है, जो कि लिमिटेशन एक्ट के एंड में जो शेड्यूल है उसमें मेंशन है कि किसी सूट को फाइल करने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है। पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद कुछ एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन होती हैं जो उसमें ऐड हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी सूट को फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड था 3 इयर्स तक। अब ये जो पार्टी जिसके पास 3 इयर्स का टाइम है ये लास्ट डे पर भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है। अब जब ये लास्ट डे पर कोर्ट में गई सूट फाइल करने के लिए, उस दिन कोर्ट क्लोज था, अब कोर्ट बंद था, इसमें इस पार्टी की तो कोई गलती नहीं है। तो जिस दिन सेक्शन 4 बात करता है कि जिस दिन ये कोर्ट क्लोज था तो वो दिन एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब ये क्या हुई, एक एक्सेप्शन मिल गई उस पार्टी को कि आप उस दिन के बाद जब भी कोर्ट खुलेगी, उस दिन के बाद जब भी कोर्ट खुलेगी उस दिन वो सूट फाइल कर सकते हैं। अब इन एक्सेप्शन और एक्सक्लूजन को हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जब भी सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा तो पहला तो वो पहले तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन चेक किया जाएगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन चेक करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या उस पर सेक्शन 4 से 24 तक कोई एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन अप्लाई होती है। एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन अप्लाई करने के बाद जो टाइम हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। अगर उस प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद ये सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल की गई तो ये डिसमिस ही होगी। और ध्यान रहे सेक्शन 3 जो है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 3 का क्लोज 2 का सब क्लोज ए जो कि डील करता है कि सूट कब इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। देखिए, जब हमने क्लोज 1 डिस्कस किया था तो वहाँ हमने बात करी थी कि जब भी सूट, अपील या एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद फाइल हुए तो वो डिसमिस हो गए। अब यहाँ ये इस बात को क्लियर करते हैं कि कब आप उस सूट को इंस्टीट्यूटेड मानेंगे, जिसके लिए ये सब सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिसमें पहला ये कहते हैं कि जब ये प्लेंट प्रॉपर ऑफिस में प्रेजेंट होगा फाइल करने के लिए उस दिन से ये इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा सिविल केसेस में जब सूट फाइल किया जाता है तो एक ऑफिस में प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ से उसके बाद उसकी किस कोर्ट में जाना है ये मार्किंग होती है। उसके बाद चाहे भले ही इस सूट पर ऑफिस ऑब्जेक्शंस लग जाएं, जैसे कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं या कहीं पे जो सूट की वैल्यूएशन है उसमें कहीं पे दिक्कत है, चाहे भले ये ऑब्जेक्शन रेज हो जाए, ये ऑब्जेक्शन सेटल होने
होने के बाद भी ये सूट जो है तभी से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा जिस दिन फर्स्ट डे ये सूट अब उस प्रॉपर ऑफिस में प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद यहाँ जहाँ हमने डिस्कस किया कि सूट उस दिन फाइल किया हुआ माना जाएगा, मतलब सूट उस दिन इंस्टीट्यूट किया हुआ माना जाएगा जिस दिन वो प्रॉपर ऑफिस में प्रेजेंट किया गया। साथ ही यहाँ पे इस बात से रिलेटेड एक एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन क्या है कि जब प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया तो उसमें जो प्लेंटिफ ने रिलीफ क्लेम किया वो रिलीफ उसने ज़्यादा मांगा हुआ था, बट उसने कोर्ट फीस उससे रिलेटेड जो है वो कम लगाई हुई थी। तो ऑफिस ऑब्जेक्शन रेज हुए कि आपको जितना आपने रिलीफ क्लेम किया है उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट फीस लगानी होगी। अब प्लेंटिफ क्या करता है कि वो और कोर्ट फीस नहीं लगाता, वो अपना रिलीफ ही स्ट्रक आउट कर लेता है। मान लीजिए उसने पहले 10 लाख का सूट फाइल किया था, तो अब वो अपने रिलीफ को जो है स्ट्रक आउट करके 8 लाख पे ले आता है कि ठीक है मैं और कोर्ट फीस नहीं लगाऊंगा बट मैं 8 लाख का रिलीफ क्लेम कर रहा हूँ। तो जिस दिन उसने अपना ये क्लेम स्ट्रक आउट किया उस दिन से उसका ये सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, ना कि उस दिन से जब उसने 10 लाख वाला सूट फाइल किया था। अब ये रिलीफ स्ट्रक आउट क्या होता है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया जिसमें कि उसने रिलीफ क्लेम किया 10 लाख का। अब जब उसने 10 लाख का रिलीफ क्लेम किया है तो उसे कोर्ट फीस भी लगानी होगी। तो उसने जो कोर्ट फीस लगाई वो 10 लाख रुपए तक की कोर्ट फीस नहीं लगाई। ऑफिस ऑब्जेक्शन रेज हुए जब उसे बोला गया कि आप अपनी इस कोर्ट फीस को पूरा करो, तो वो कहता है कि मैं कोर्ट फीस और नहीं लगाऊंगा बट मैं जो मैंने रिलीफ मांगा था उसको मैं स्ट्रक आउट करता हूँ। मतलब अगर मैंने पहले 10 लाख मांगे हुए हैं, प्लेंटिफ ने पहले 10 लाख मांगे हुए हैं, बट उसने जो कोर्ट फीस लगाई हुई थी वो 8 लाख की लगाई हुई थी। अब उसने क्या किया, अपने उस 10 लाख के क्लेम को स्टक आउट करके 8 लाख कर दिया। 8 लाख करने के बाद जिस दिन उसने अपना ये क्लेम 8 लाख स्टक आउट किया उस दिन से उसका सूट जो है इंस्टीट्यूट किया हुआ माना जाएगा, ना कि उस पहले वाले दिन से जब उसने 10 लाख का रिलीफ क्लेम करते हुए सूट फाइल किया था। उसके बाद सेक्शन 3 के क्लोज 2 के सब क्लोज ए के सेकंड पार्ट में ये कहते हैं कि जब किसी पर्सन ने लीव टू स्यू एज अ पॉपर की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई। अब ये पॉपर की एप्लीकेशन क्या होती है कि एक पर्सन कोर्ट में सूट तो फाइल करना चाहता है बट उसके पास सूट फाइल करने के लिए कोर्ट फीस नहीं है, तो वो कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाता है कि मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि मैं कोर्ट फीस भर सकूं। उसके लिए क्या होता है, उस पर्सन को अपने आप को डिक्लेयर कराना होता है कि मैं पॉपर हूँ। पॉपर मतलब कि वो एक निर्धन पर्सन है, उसके पास पैसे नहीं है। अगर बाद में ये सूट का डिसीजन होता है तो अगर उसके पास ये पैसे आते हैं तो फिर वो कोर्ट फीस भर देगा। अभी ओवरऑल ऐसा ही समझ के चलते हैं, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। अब जिस दिन उसने ये एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई कि मुझे एज अ पॉपर डिक्लेयर कर दिया जाए इस सूट के लिए, तो जिस दिन फर्स्ट डे उसने ये एप्लीकेशन लगाई, चाहे भले ये एप्लीकेशन बाद में डिसाइड हुई, और जब ये एप्लीकेशन डिसाइड होगी ये सूट तो तभी फाइल किए करेगा क्योंकि अभी इसके पास पैसे हैं नहीं। तो मान लीजिए इसने ये एप्लीकेशन लगाई 1 जनवरी को। अब ये एप्लीकेशन डिसाइड हुई 15 जनवरी को। अब ये एप्लीकेशन जब डिसाइड होगी उसके बाद ही तो ये सूट फाइल करेगा ना, क्योंकि इसके पास पैसे तो है नहीं। या मान लीजिए इस दिन ये एप्लीकेशन डिसाइड हुई, इसने इसी दिन सूट फाइल कर दिया, तो सूट जो फाइल किया 15 तारीख को, पर इसका ये जो सूट है ये इंस्टीट्यूट किया हुआ माना जाएगा 1 जनवरी को। उसके बाद सेक्शन 3 के क्लोज 2 के सब क्लोज ए के थर्ड पार्ट में ये कहते हैं कि जब किसी पर्सन का किसी कंपनी के अगेंस्ट क्लेम है और ये कंपनी जो है कोर्ट के द्वारा वाउंड अप की जाती है, जब भी कंपनी वाउंड अप की जाती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। ये लिक्विडेटर क्या करता है कि कंपनी के जिनके खिलाफ क्लेम्स हैं या जिन्हें कंपनी से पैसा लेना है, इन सब चीज़ का लेन देन करना है, कि इन सब चीज़ का लेन देन करता है कि कंपनी को किसे पैसा देना है और किससे पैसा लेना है। देखिए अब इन केसेस में जहाँ पे ये कंपनी वाउंड अप होगी तो क्या होगा, मान लीजिए किसी पर्सन का किसी कंपनी के अगेंस्ट क्लेम है। जब भी कंपनी वाउंड अप होती है तो कंपनी एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है जो कि कंपनी के लेन देन को देखेगा कि कंपनी का किसके खिलाफ उससे पैसा लेना है और कंपनी ने किसे पैसा देना है। जब ये लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया तो इस पर्सन की ये ड्यूटी बनती है कि ये सबसे पहले जो है अपनी एप्लीकेशन जो ये क्लेम चाहता है इस कंपनी से, ये एप्लीकेशन फाइल करेगा लिक्विडेटर के सामने। मान लीजिए किसी पर्सन का कंपनी के अगेंस्ट कोज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ 1 जनवरी को। अब इसने क्या किया, 5 जनवरी को लिक्विडेटर के सामने एप्लीकेशन लगा दी कि मेरा कंपनी के अगेंस्ट इतना क्लेम बनता है।
अब ये लिक्विडेटर ने क्या किया, यहाँ पर आकर मान लीजिए ये 30 जनवरी है, 30 जनवरी को आकर इस लिक्विडेटर ने क्या किया, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि तेरा कोई क्लेम नहीं बनता। अब ये पर्सन क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ ये गया कोर्ट में, अब यहाँ इस लिक्विडेटर ने क्या किया, ये जो एप्लीकेशन थी ये रिजेक्ट कर दी कि भाई तेरा कोई क्लेम नहीं बनता कंपनी के अगेंस्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे ये है आपका प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। अब ये पर्सन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद कोर्ट में जाएगा। जब ये कोर्ट में सूट फाइल करेगा तो इसका ये सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा जिस दिन इसने लिक्विडेटर के सामने ये एप्लीकेशन लगाई थी, ना कि उस दिन जब ये कोर्ट में गया था। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रूल ऑफ रिलेटिंग बैक अप्लाई होगा कि जब वो कोर्ट में गया वहाँ से उसका सूट इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा, बल्कि वहाँ से माना जाएगा जहाँ पर उसने ये एप्लीकेशन लिक्विडेटर के सामने लगाई थी। अब आते हैं हम सेक्शन 3 के क्लोज 2 के सब क्लोज बी पे। यहाँ ये बात करते हैं कि जब भी सेट ऑफ या काउंटर क्लेम फाइल किया जाएगा तो ये ऐसे ट्रीट होगा जैसे कि ये एक सेपरेट सूट हो। अब ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम होता क्या है, मान लीजिए प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट कि मुझे डिफेंडेंट से 10,000 रुपये का क्लेम है। अब डिफेंडेंट कहता है कि ये बात ठीक है कि इसका 10,000 रुपये का क्लेम है, पर मेरा भी इससे 8,000 रुपये का क्लेम है। तो ये क्या किया, यहाँ इसने अपना क्लेम मांगा तो वहाँ वो कहता है कि मेरा इतना क्लेम बनता है। तो ये हुआ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की डिटेल्ड वीडियो हम डिस्कस करेंगे जब हम सीपीसी पढ़ेंगे। अब यहाँ ये कहते हैं कि ये एक सेपरेट सूट माना जाएगा। अब बात आती है कि ये सूट कब इंस्टीट्यूट किए हुए माने जाएंगे, क्योंकि लिमिटेशन के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। तो फिर ये कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन सेट ऑफ करता है किसी क्लेम को, तो मान लीजिए प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूटेड किया यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, सूट फाइल करने के बाद यहाँ पर डिफेंडेंट ने WS फाइल किया, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी और साथ में सेट ऑफ फाइल किया कि मेरा प्लेंटिफ से इतना क्लेम बनता है। ठीक है, उसने 10 मांगा बट मेरा भी 8 बनता है, तो ये सेट ऑफ कर लिया जाए। तो यहाँ ये जो सेट ऑफ इसने मांगा ये माना जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट किया गया था जिस दिन प्लेंटिफ ने ये सूट फाइल किया था। मतलब सेट ऑफ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक अप्लाई होगा। वहीं काउंटर क्लेम के केसेस में क्या है कि मान लीजिए प्लेंटिफ ने यहाँ सूट फाइल किया, सूट फाइल करने के बाद यहाँ पर डिफेंडेंट ने WS फाइल किया और साथ में काउंटर क्लेम फाइल किया। जब भी काउंटर क्लेम डिफेंडेंट फाइल करेगा तो ये उसी दिन से फाइल किया हुआ माना जाएगा जिस दिन ओरिजिनली काउंटर क्लेम फाइल किया गया है। मतलब मानिए जिस दिन WS फाइल किया गया था उसी दिन से ही काउंटर क्लेम फाइल किया हुआ माना जाएगा। मतलब काउंटर क्लेम पे डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब सेक्शन 3 को डायरेक्ट से समझने के बाद बात आती है कि अगर किसी सूट के ऊपर बार ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए, बार ऑफ लिमिटेशन सूट पे अप्लाई होने का मतलब है कि वो सूट फाइल किया गया है प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि या तो वो सूट डिसमिस होगा या फिर वो प्लेंट रिजेक्ट होगा। ध्यान रहे, प्लेंट रिजेक्ट होगा, सूट डिसमिस होगा। कब, जब सूट फाइल कर दिया प्लेंटिफ ने सूट फाइल करने के बाद अब डिफेंडेंट कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन रेज करता है कि ये जो प्लेंटिफ का सूट है ये बार्ड बाय लिमिटेशन है। तो अब यहाँ डिफेंडेंट को कोर्ट में ये बात प्रूव करनी पड़ेगी। अब वो प्रूव कैसे करेगा, कोर्ट में एविडेंसेस को प्रोड्यूस करके। जब भी ये बार ऑफ लिमिटेशन कोर्ट में प्रूव किया जाएगा दूसरे एविडेंसेस को बुलाकर, और फिर अगर डिफेंडेंट कोर्ट में ये बात प्रूव कर देता है कि हाँ ये सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है, तो फिर कोर्ट इस सूट को करेगी डिसमिस, यानी ये सूट होगा डिसमिस। वहीं दूसरी बात आती है कि कब प्लेंट रिजेक्ट होगा। देखिए, प्लेंट रिजेक्ट हो रहा है कैसे कि प्लेंटिफ ने कोर्ट में प्लेंट फाइल किया, प्लेंट फाइल करने के बाद अब डिफेंडेंट ने फिर से ऑब्जेक्शन रेज की कि ये जो प्लेंटिफ का सूट है ये बार्ड बाय लिमिटेशन है। अब यहाँ पर डिफेंडेंट को कोई एविडेंस एड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ उसकी जो प्लीडिंग्स है ना उससे ही कोर्ट में ये बात प्रूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी सूट का कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था 2002 में और इसका जो लिमिटेशन पीरियड था वो मान लीजिए 3 साल था, तो ये फाइल होना चाहिए था 2005 तक।
अब ये प्लेंटिफ ने क्या किया, ये सूट फाइल किया 2010 में। तो फिर उसके बाद डिफेंडेंट ने क्या किया, ऑब्जेक्शन रेज करे। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुना, तो डिफेंडेंट ने ये बात कोर्ट में प्रूव कर दी प्लीडिंग से ही, कुछ और नहीं लेके आया, अपने WS में ही ये बात स्टेट कर दी कि इसका कोज ऑफ एक्शन तो 2002 में अराइज हुआ था और ये सूट फाइल कर रहा है 2002 और ये सूट फाइल कर रहा है 2010 में, जिसका लिमिटेशन पीरियड था 3 साल। मतलब ये सूट जो इसने फाइल किया है ये बार्ड बाय लिमिटेशन है। अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड होती है, देखिए यहाँ पे इसने कोई और एविडेंस नहीं लेकर आया, ये अपनी प्लीडिंग से ही कोर्ट में प्रूव कर रहा है, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ऐसा है, तो फिर यहाँ प्लेंटिफ का जो प्लेंट है वो रिजेक्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल था तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।